हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 16। अब नेक्स्ट। ध्रुति को ऐसे रोता देख काव्यांश ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ हुक्मरानी सा, सब ठीक है ना? ध्रुति ने अपना फोन साइड में रखा और काव्यांश के सीने में अपना मुंह छुपा के रोते हुए बोली, नहीं हुकुम साहब, एरी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे बहुत चोट आई है, हमें जाना है यहाँ से, आप कुछ कीजिए ना। कावेश ने उसे शांत कराते हुए कहा, बस हुक्मरानी साहब, हम अभी निकल रहे हैं, आप जाइए, तैयार हो जाइए। इतना कह कावेश ने अपना लेकर राका को फोन किया और उसे कुछ ऑर्डर देकर फोन रख दिया और वहां से भी वो भी बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों भी रेडी होकर नीचे आ गए। राका और कावेश के बॉडीगार्ड्स ने पहले ही निकलने की तैयारी कर ली थी। ध्रुति और कावेश जाकर गाड़ी में बैठ गए। उन दोनों के बैठते ही उनकी गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर थे। कावेश ध्रुति को लेकर उसके प्राइवेट जेट में चढ़ गया। ध्रुति अभी भी सुबक रही थी। उसे एरी की बहुत फिक्र हो रही थी। पता नहीं उसका भाई कैसा होगा। कावेश उसे संभाले हुए था। कुछ घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल के बाहर थे। ध्रुति जल्दी जल्दी चलकर एरी के वार्ड के पास पहुंच गई। अपने हॉस्पिटल में कावेश को देख सब अलर्ट हो गए। ध्रुति जब वहां पहुंची उसने देखा वहां कायरा, दक्ष, वीर, परशुराम, कायरा की माँ खड़े थे। ध्रुति जाकर सीधा कायरा के गले लग जाते हैं और रोते हुए बोलते हैं, ये कैसा हो गया कायू? मुझे भी नहीं पता, ध्रुव कहते हुए कायरा रो पड़ी। ध्रुति बहुत रो रही थी। सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। कावेश ने ध्रुति को पकड़ रखा था। दक्ष जो वहीं पर था उसके आंखों में जलन और नफरत साफ साफ दिख रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बीच रखी थी। तभी आईसीयू रूम के एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आई तो ध्रुति ने उसे पकड़कर पूछा, मेरा भाई कैसा है, वो ठीक तो है ना? उस नर्स ने वहां से जाते हुए कहा, नहीं, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। ध्रुति ने अपने आंसू पोंछ लिए और एक गहरी सांस लेकर आईसीयू का डोर ओपन करके अंदर चली गई। अंदर जाकर अपने भाई को खून से लथपथ देख ध्रुति के आंखों में फिर से आंसू आ गए। फिर उसने खुद को संभाला और अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, नहीं माँ, हम एरी को कुछ नहीं होने देंगे। ध्रुति को अंदर देख एक डॉक्टर चिल्लाते हुए बोला, क्या आपको पता नहीं ऐसे कोई भी अंदर नहीं आ सकता, आप प्लीज बाहर जाइए यहाँ से। तभी वहां के दूसरे डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, वो भी डॉक्टर ही है। ध्रुति ने उन दोनों को इग्नोर किया और एरी की फाइल चेक कर उसने जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। कुछ घंटों बाद आईसीयू का दरवाजा खुला और ध्रुति और उसके साथ 4 और डॉक्टर बाहर आए। कामेश ने जाकर ध्रुति को कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ हुक्मरानी साहब, सब ठीक है ना? ध्रुति कावेश के सीने में अपना मुंह छुपाकर सुबकते हुए कहती है, अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है, उसे प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। कावेश ध्रुति को शांत करते हुए कहता है, आप शांत हो जाइए। ध्रुति उसे हाँ में जवाब देती है। कावेश उसे ले जाकर काउच पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। तभी कावेश का फोन रिंग करने लगता है। कावेश अपना फोन निकालकर देखता है तो उसका दिमाग पूरा ब्लास्ट होने को हो जाता है। उसे फिर से उसी नंबर पर फोन आ रहा था। कावेश फोन उठाकर कान पर लगाता है तो दूसरी साइड से सिद्धार्थ के हंसने की आवाजें आती है। सिद्धार्थ हंसते हुए, क्या हुआ राजस्थान के शेर, बीवी और साले की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है क्या? कावेश उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देख हॉस्पिटल में सबकी जान हलक में आ जाती है। कावेश हंसते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, तू हमें खाक में मिलाने चले हो, इस कदर राख में मिलाने चले हो, इतने बेसब्र क्यों हो मेरे दुश्मन की खुद को अब मिटाने चले हो? तेरे जिगर में दम नहीं इसलिए मेरे अपनों पर वार कर रहे हो। कभी सामने आ मेरे दुश्मन, तुझे जिंदा जलाने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। मर गए मुझे डराने वाले, अब हम हमारे दिल में मोहब्बत नहीं, दुश्मनों के लिए आग लेके चलते हैं। तभी तो लोग हमें पागल कहने का पर्चा लेकर घूम रहे हैं। कामेश की बात सुन सिद्धार्थ हंसते हंसते रुक जाता है और बोलता है, वो रियासत तो हम लेकर रहेंगे, समझे तुम? इतना कहकर वो फोन रख देता है। ध्रुति अपना रोना भूल एकटक कामेश के आंखों में देखने लगती है, जिसके आंखों में इस वक्त किसी को मारने का जुनून साफ साफ नजर आ रहे थे।
उसके फोन रखते ही काव्यांश ध्रुति को देखता है और हंसते हुए बोलता है, मिट गए हमें मिटाने वाले और मार गए हमें हमारे चाहने वाले। ध्रुति उसकी बात सुन झेप जाती है और इधर उधर देखते हुए बोलती है, ये कभी नहीं सुधर सकते। काव्यांश उसकी बात सुन उसको दीवानगी से देखते हुए अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए हल्के से अपने होठों से उसके गालों को छूते हुए बोलता है, हम सुधरने के लिए थोड़ी बिगड़े हैं हुकुम रानी सा। काव्यांश के ऐसे छूने से ध्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो काव्यांश के बाहों से छूटने की कोशिश करने लगती है। ध्रुति के ऐसा करने पर काव्यांश ध्रुति को और कसकर पकड़ लेता है और अपने कर्कश आवाज में ध्रुति से बोलता है, डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस हुकुम रानी सा, अदरवाइज नो वन विल बी वर्स देन मी। काव्यांश के ऐसे आवाज और बात सुन ध्रुति एकदम से शांत हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि हॉस्पिटल में कोई भी तमाशा हो। अब तक वो काव्यांश को थोड़ा बहुत जान गई थी। अगर उसे गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या करती। काव्यांश ने उसके गालों पर फूंक मारते हुए कहा, बहुत कुछ करने वाले हैं हम हुकुम रानी सा। सब लोग वही थे और उन दोनों की बातें सुन रहे थे। दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को ऐसे देख, लेकिन उसे ये भी पता था काव्यांश के खिलाफ जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। जोधपुर महल। सिद्धार्थ और भरत सिंह हॉल में बैठ के सिगरेट पी रहे थे। सिद्धार्थ गुस्से से, उस काव्यांश को मैं जान से मार दूंगा। उसे क्या लगा वो जिंदा बच गया है तो बहुत बड़ा शेर बन रहा है। उसकी मुलाकात अभी असली शेर से हुई नहीं है जो मुझे धमकी दे रहा है। भरत सिंह उसे शांत कराते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, एक बार वो लड़की हमारे हाथ लग जाए बस फिर उसे झुकाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसे महल के सेकंड फ्लोर पर बड़े से कमरे में दो लड़के शराब की बोतल लिए बैठे थे, जिसमें से एक लड़का वही था जो ध्रुति को लेने गया था। उसका नाम इवान था। वो अपने साथ बैठे लड़के से बोला, भाई ये सेठ खुद को क्या समझता है? ये रियासत हमारी है, उस पर हमारा हक है, होना चाहिए ना कि उसका। उसके साथ बैठा लड़का, उसका नाम विवान है। ये उस लड़के का बड़ा भाई और भरत सिंह का बड़ा बेटा। विवान अपनी शराब के गिलास को हाथ में पकड़कर हिलाते हुए बोला, अगर हमें हमारा हक चाहिए तो वो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। इवान झट से बोला, दीदी। विवान अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए बोला, हाँ दीदी, क्या हुआ? अगर हम उनके भाई हुए तो इस पर हमारा भी हक है। पर भाई, उसने हमें नहीं पहचाना, क्या वो हमें भूल गई है? विवान ने मायूस होते हुए कहा। विवान, नहीं, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन काव्य जुजू अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बहुत डेंजरस हो गए हैं। उन्हें देख तो मेरी भी फट गई थी। पहले तो वो सिर्फ दो दी को लेकर पॉजिटिव थे, पर अब पूरे पागल हो गए हैं। सिड उन्हें हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। नीचे हॉल में सिद्धार्थ और भरत सिंह कुछ प्लान कर रहे थे। भरत सिंह सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, इस बार सामने हम जाएंगे हमारे प्यारी बेटी को लेने, और उस काव्यांश को तुम देख लेना। सिद्धार्थ अपने नाक से धुआं निकालते हुए बोला, वो मेरे साथ जरूर आएगी, कुछ भी हो जाए उसे तो हम पाकर ही रहेंगे। हॉस्पिटल में ध्रुति काव्यांश से दूर होने चाहती थी, लेकिन काव्यांश था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहां रागा सबके लिए खाना लेकर आ गया। ध्रुति खाने से मना कर रही थी, लेकिन काव्यांश ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और अपना ध्यान रखने का बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे बहुत जरूरी काम आ गया था। उसने राका को वहीं रुकने को कहा था ध्रुति का ध्यान रखने के लिए। काव्यांश जब ऑफिस में पहुंच गया तो क्रुश ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद काव्यांश ने गुस्से से उसे घूरा तो क्रुश डर से कांपने लगा। उसने अपना पसीना पोंछते हुए काव्यांश से कहा, हुकुम साहब, हमें पता नहीं चला ये सब कब हुआ। काव्यांश उसे देख एक डेविल स्माइल देता है तो क्रुश भी फेस पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। क्रुश हंसते हुए बोला, हुकुम साहब, उसे लगा उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन खुद ही गड्ढे में गिर गया। अब सबको झुकाने की बारी मेरी है। मेरी हुक्मरानिसा के बहे हुए हर एक आंसुओं के कतरे कतरे का बदला लेगा ये काव्यांश राजपूत। भरत सिंह, जिस कुर्सी के लिए तूने मेरे जान की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ कर उसे दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया था ना,
अब तू भी वैसे ही जिएगा। दिन महीने नहीं, अब तो साल चल रहे हैं। सीने में आग जो तुमने लगाई थी आज भी उसी में जल रहे हैं। राख को भी कुछ कम मत समझना जनाब, अगर अंदर छिपे अंगारे सुलग गए तो शोले बनकर भड़कते हैं। काव्य की आंखों में इस वक्त ऐसा जुनून था जो सबको तबाह करने की ही मानने वाला था। हॉस्पिटल में ध्रुति सबको घर भेज दिया था। सिर्फ कायरा, राका, वीर और ध्रुति थे। ध्रुति अब शांत हो चुकी थी। रात का वक्त कावेश ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल आया था। एरी को देख वो ध्रुति को वहां से लेके चला गया और अपने आदमी हॉस्पिटल में पहरेदारी के लिए लगाकर राका को भी वहीं रुकने को कहा। कावेश और ध्रुति जब घर पहुंचे तो मीनाक्षी जी नीचे हॉल में बैठकर उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। ध्रुति के आते ही वो झट से अपनी जगह से उठ गई और उसके पास जाते हुए बोली, बहू, एरी कैसा है? अब वो ठीक है ना? मीनाक्षी देवी के पूछते ही ध्रुति उनके गले लगकर रो पड़ी। मीनाक्षी देवी उसके सर को सहलाते हुए बोली, बस बेटा, सब ठीक है, ऐसे रोते नहीं। अगर तुम ऐसे रोने लगी तो एरी को कौन संभालेगा? ध्रुति रोते हुए मीनाक्षी जी से बोली, माँ, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा हमने उसे भी खो दिया। मीनाक्षी जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, बस बस, और नहीं रोना। ध्रुति को चुप करा के मीनाक्षी जी काव्यांश को देखकर बोली, काव्य, जाइए, बहू को कमरे में लेकर जाइए, आराम करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। काव्यांश अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर ध्रुति को लेकर अपने कमरे में आता है और उसे दरवाजे से लगाकर उसके आंखों में देख बोलता है, जाने क्यों डूब जाता हूँ हर बार इन्हें देखकर। दरिया है या पूरा समंदर तेरी आंखें। मेरे होठों की हंसी आपके होठों पे आए, आपके आंखों में आंसू हमारे आंखों में आए। कावेश की बात पर ध्रुति ने उसे कसकर गले लगा लिया और तो कावेश अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलता है, मिट जाएंगे वो जो तेरी आंखों में आंसू आने की वजह है। कावेश के कहते ही ध्रुति कावेश को देखने लगती है तो कावेश उसके माथे पर अपने होठ रख बोलता है, जिस बात से आप अनजान हैं उसे हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे, हुक्मरानी सा। ध्रुति को उसकी कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सब इग्नोर कर दिया क्योंकि उसका मूड खराब था। वो बस आराम करना चाहती थी। कावेश ध्रुति को देख रहा था जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। कावेश उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है और खुद भी चेंज करने के लिए चला जाता है। ध्रुति जब फ्रेश होकर आती है तब कावेश अपने लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा था। ध्रुति को बाहर आता देख कावेश अपना लैपटॉप बंद कर देता है और बेड पर जाकर ध्रुति को अपने बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह का वक्त ध्रुति सुबह जल्दी उठ जाती है और रेडी होकर कावेश के कपड़े निकालकर नीचे चली जाती है। नीचे आकर ध्रुति पूजा घर में जाकर भगवान के लिए माला बनाती है और पूजा की तैयारी करती है। थोड़ी देर बाद सब लोग पूजा घर में आते हैं तो ध्रुति और कावेश दोनों मिलकर आरती करते हैं। आरती करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कावेश, ध्रुति और मीनाक्षी हॉस्पिटल छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब एरी को होश आ गया था और वो पहले से बेहतर था। मीनाक्षी उसे देखकर महल के लिए निकल जाती है। कावेश आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। उसने डॉक्टर से बात करके एरी को घर में शिफ्ट करने का फैसला लिया था, जिसमें ध्रुति ने भी हाँ कह दी थी। काविश ध्रुति को लेकर रेत के टीले से होकर महल जा रहे थे कि अचानक उनके गाड़ी के आगे की सबसे पहली गाड़ी एकदम से ब्लास्ट हो गई। ये होते ही पीछे की सारी गाड़ियां एक साथ रुक गई। काविश के सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए तो उनके सामने बहुत से काविश के दुश्मन के आदमी अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। उन सब आदमियों ने बिना वक्त गवाए उन सब बॉडीगार्ड्स के ऊपर फायरिंग कर दी। कावेश ने अपने सीट के नीचे से राइफल निकाली और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आया। फिर उसने गाड़ी को लॉक करके सब पर फायरिंग शुरू कर दी। कावेश बिना डरे सब पर गोलियां चला रहा था। कावेश और उसके बॉडीगार्ड्स ने मिलकर आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था। कावेश गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो बस सबको मारे जा रहा था। तभी एक आदमी ने कावेश के ऊपर गोली चला दी। वो गोली सीधा जाकर कावेश के हाथ पर लग गई। ये देखकर ध्रुति के मुंह से जोर से निकल गया, कावेश के हाथ से खून निकलना शुरू हो गया था। ध्रुति गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी और कार से बाहर आने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन गाड़ी का डोर लॉक होने के कारण वो खुल नहीं रहा था। ध्रुति रोते हुए कावेश को पुकार रही थी। कावेश ने जब ध्रुति के मुंह से अपना नाम सुना तो वह एकदम से पागल हो गया। उसके आंखों में जुनून छा गया और वह सबको मारते हुए जोर जोर से हंसने लगा।
कावंश बहुत जोर-जोर से हँस रहा था। उसने एक आदमी के माथे पर गोली चलाते हुए बोलता है, सुना तुमने लोगों ने मेरी हुकुम रानिसा ने क्या कहा? काव्यांश को ऐसे देख सब लोग डर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काव्यांश एकदम से पागल हो गया था। धृति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी तो जान निकली जा रही थी। उसने आगे के सीट पर बैठे आदमी से कहा, भैया राका भाई को फोन करिए जल्दी। ड्राइवर जी हुकुम रानिसा। ड्राइवर ने जल्दी से राका को फोन लगाया। ध्रुति ने उसके हाथ से फोन लेते हुए राका से रोते हुए कहा, बाबा भाई, उन उन सुबकते हुए, उनकी उनको गोली लगी है। आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, बहुत खून बह रहा है। ध्रुति की बात सुन राका एकदम से घबरा गया और ध्रुति को जल्दी आने का बोल उसने बॉडीगार्ड्स को साथ लेते हुए जल्दी से कावच के पास पहुंच गया। राका को आता देख ध्रुति फिर से कार का डोर ओपन करने के लिए उसे पुकारने लगी, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा बाहर नहीं जा पा रही थी। राका ने उसे एक नजर देखा और सारी सिचुएशन समझते हुए उसने ध्रुति को इग्नोर कर दिया। किसी का भी ध्यान ध्रुति पर नहीं था कि तभी किसी ने गोली मारकर गाड़ी का लॉक तोड़ दिया और ध्रुति को पकड़कर उसके सर पर अपनी गन रखकर बोला, अगर कोई भी हिला तो इस लड़की को जान से मार दूंगा। उस आदमी की बात सुन सबने उसकी तरफ देखा। कावेश ने जब ध्रुति को देखा जिसका हाथ उस आदमी ने पकड़ा है, वहां का टेम्परेचर अचानक ही गिर गया। कावेश की हंसी बंद हो गई और उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। गुस्से में उसके बॉडी की नसें उभर आई, उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसे इसे देख उस आदमी की हवाइयां उड़ गई। कावेश ने अपने गर्दन को एक हाथ से सहलाते हुए गुस्से में गरजते हुए कहा, हाथ छोड़ उनका। कावेश के इतने डरावने तरीके से कहा था कि उस आदमी ने झट से ध्रुति का हाथ छोड़ दिया। ध्रुति का हाथ छूटते ही वो दौड़ते हुए कावेश के पास गई और उसके हाथ को देखने लगे। कावेश के चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था तो बस गुस्सा। कावेश ने ध्रुति के कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसके ऐसे करते ही वहां खड़े सब लोगों की नजरें नीचे हो गई। कावेश ने अपने आंखों में जुनून लिए बोला, तुम्हारे इन आंखों को मैं प्यार से चूम लूं ताकि तेरे आंखों से आंसू ना गिरे। बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए हुक्मरानी साहब। इन छोटी छोटी चीजों के लिए डरा नहीं करो। तुम्हारी इन आंखों में जो आईना है उसमें अक्ष मेरा ही रहने दो। यूं अपने आंखों में आंसू लिए हमारे सीने में दर्द ना दिया करो। ध्रुति रोते हुए बोली, आपको गोली लगी है लेकिन दर्द हमारे सीने में हो रहा है। हुकुम साहब बहुत दर्द हो रहा है, जिसका सबूत मेरे आंखों के आंसू है जो मेरे दिल का हाल बयां कर रहा है। ध्रुति की बात सुन कावेश उसके आंखों में बारी बारी चूमता है और दीवानगी से बोलता है, अच्छा। ध्रुति उसके हाथ को देखते हुए, जल्दी चलिए हुकुम साहब, हम आपको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। तभी उनके कान में उस आदमी की आवाज आई, देखो मैंने उसे छोड़ दिया है, मुझे जाने दो। कावेश उसे घूरते हुए बोला, इज्जत से नाम ले उनका, वो कोई राह चलती लड़की नहीं है, मेरी हुक्मरानी सा है। वो आदमी डरते हुए, सॉरी गलती हो गई, मुझे जाने दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसकी बात सुन कावेश ने अपने होठों के किनारे को मोड़ दिए और ध्रुति के आंखों में देखते हुए इस वे में बोला, जब दुश्मनी में मजा आने लगता है तो साले दुश्मन माफी मांगने लग जाते हैं। इतना बोल कावेश उसे बिना देखे ही उसके हाथ पर शूट कर देता है, जिसने ध्रुति के हाथ को पकड़ा था। फिर उसके दोनों पैरों पर गोली मार देता है। फिर ध्रुति से बोलता है, तेरे जिस्म पर, तेरी रूह पर हक सिर्फ मेरा है। इसे छूने और देखने का हक भी सिर्फ मेरा है। सबको मालूम होते हुए भी अगर कोई आपको छू ले तो उसका बर्बाद होना तय है। इतना बोल काविश उस आदमी के सीने में गोलियां मार देता है। वो आदमी वही ढेर हो जाता है। धृति काविश के हाथों को देखती है जिसमें से बहुत खून निकल रहा था और आधा सूख गया था। वो उसे ले जाकर गाड़ी में बैठाती है और खुद भी बैठ जाती है। फिर ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही ध्रुति ने जल्दी से कावेश को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चली गई। उसके साथ और भी डॉक्टर थे। कावेश के हाथ की गोली निकाल दी थी और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया था। राका के महल में सबको बता दिया था कि कावेश और ध्रुति के ऊपर हमला हो गया। जैसे ही सबको एक खबर मिली सब हॉस्पिटल आ गए थे। ध्रुति चुपचाप कावेश का हाथ पकड़कर उसके पास बैठी थी। तभी वहां पर मीनाक्षी जी, दादाजी, दादी जी और कावेश के पिता अमर सिंह सब एक साथ वार्ड के अंदर आ गए। अपने बेटे को ऐसे बेजान होकर बेड पर पड़ा देख सबको बहुत बुरा लगता है। दादी और मीनाक्षी ध्रुति के पास जाकर उसे गले लगाकर रोने लगी। अमर सिंह गुस्से से ध्रुति से बोले, कौन थे वो लोग बहू?
धृति उन्हें पहली बार गुस्से में देख रही थी। उसने डरते हुए कहा, पता नहीं बाबा साहब, हम तो महल आ रहे थे कि अचानक हमारे आगे की गाड़ी ब्लास्ट हो गई और हमें बहुत सारे आदमियों ने घेर लिया। फिर कावेश को देखकर बोले, हुकुम साहब ने हमें गाड़ी में लॉक करके खुद बाहर चले गए। तभी किसी ने उन पर इतना बोल धृति रोने लगी। अमर सिंह अपने पिता कबीर सिंह को अपने आंखों में नफरत लिए बोला, बाबा अगर ये काम उस भरत सिंह का होगा ना तो काव्य से पहले मैं उसे जान से मार दूंगा। मैंने मेरे भाई जैसे दोस्त को उनके कारण खोया है। अब मैं उसे अपने बेटे और बहू की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। कबीर सिंह उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुम बहू है यहाँ। उनकी बात सुन अमर सिंह चुप हो गए। ध्रुति जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, वो उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश करती है। फिर कावेश को देख अपने मन में कहती है, बहुत कुछ था उसके बोलने के तरीके में, बहुत बड़ा राज दफन था उसके सीने में, बहुत कुछ छुपा के बैठे थे इन नजरों में, कई कुछ शब्द बंद है इन होठों में, मगर क्या ही वही मुझे जानना है, क्या हुआ है इतने सालों में जो मुझे छुपा है। मुझे सब जानना होगा, लेकिन कैसे? ध्रुति अपने इन्हीं उधेड़-बुन में थी कि तभी उसके कान में आवाज आई, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हुक्मरानी साहब, सब आपके सामने आएगा, लेकिन वक्त आने पर इस रात से पर्दा भी उठेगा। उसके सामने आने पर कावेश को होश आ गया था और वो उसके दिल का हाल समझकर उसे कह रहा था। ध्रुति उसे होश में आता देख खुश हो जाती है। आप ठीक है हुकुम साहब? क्या आपको दर्द हो रहा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? हम आपको फील करना चाहते हैं हुकुम रानी साहब। ध्रुति के पूछने पर कावंश ने उसे बहुत शरारती अंदाज में धीरे से कहा, तो ध्रुति के गाल शर्म से लाल हो गए। उसके लाल गाल देखकर मीनाक्षी जी बोली, बेटा आपको क्या हुआ? आपके गाल ऐसे लाल क्यों हो गए? मीनाक्षी जी की बात पर ध्रुति और शर्मा गई और हकलाते हुए अपने गालों पर हाथ से ढक कर बोली, नहीं तो माँ, कहा कुछ वो गर्मी के कारण हो गया होगा। मीनाक्षी जी उसे शक नजरों से देखते हुए बोले, लेकिन बेटा यहाँ तो एसी है। उनकी बात सुनकर ध्रुति को बहुत एम्बेरस्ड फील हो गई। इधर उधर देखने लगी। काविश उसके मजे ले रहा था। ध्रुति ने उसे घूर कर देखा तो काविश उसे जुनून भरी नजरों से देखने लगा। ये देख ध्रुति शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। उसका शर्माता चेहरा देख काविश मन में बोला, उफ, आपकी अदा हमें एक दिन मार कर ही मानेगी। फिर मीनाक्षी जी से बोला, माँ शायद उन्हें ज्यादा गर्मी लग रही होगी, तू मुझसे बात मत कर, समझा? मीनाक्षी जी नाराजगी से कावेश से बोली तो कावेश ने अपना चेहरा एकदम से मासूम बनाते हुए कहा, लेकिन माँ हमने क्या किया? इतने सारे बॉडीगार्ड्स थे तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों बाहर निकले? मीनाक्षी जी ने किसी छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह फुलाते हुए कहा। तो पीछे से अमर सिंह ने उन्हें देखते हुए कहा, अब आप भी ऐसा चेहरा मत कीजिए, क्यों हमें इस उम्र में तड़पा रहे हैं? उनकी बात सुन मीनाक्षी शर्मा जाती है तो अमर सिंह उन्हें प्यार से देखने लगते। अरे बरखुरदार, कुछ तो शर्म कीजिए, दादा बनने की उम्र में भी आप तड़प रहे हैं। दादाजी ने उनकी खिंचाई करते हुए कहा। उनके बात का मतलब समझकर मीनाक्षी जी शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। धृति के भी गाल हल्के लाल हो गए थे। कावेश उसे देखकर बोला, बाबा सही कह रहे हैं, आप भी हमें बहुत तड़पाती हैं। धृति उसे घूरते बोली, कुछ तो शर्म करे, आप सब है यहाँ पर और आप है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब आप इतनी हसीन लगोगी तो हम भी क्या ही शर्म करें। फूलों की सादगी है आप में, इत्र की खुशबू है आप में, आपके हसीन चेहरे में ना जाने क्या राज है। आपका नशा सा चढ़ा है हम में। सिर्फ चेहरा ही मत देखिए जनाब, अब हमें परदादा भी बना दो। दादाजी उन सबको रोमांटिक पल देखकर थोड़े चिढ़ते हुए बोले। धृतिका तो शर्म के मारे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तभी वार्ड में डॉक्टर आए। धृति के कहने पर उन्होंने कावेश को डिस्चार्ज दे दिया था। हॉस्पिटल से महल में सारी फैसिलिटी कर दी गई थी। सब महल आ गए थे। 2 दिन बीत गए थे। अब एरी और कावेश भी ठीक थे। धृति कावेश और एरी को बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। 2 दिनों में धृति ने कावेश को बहुत तड़पाया था। उसके हाथ के कारण कावेश मजबूर होकर तड़प रहा था। माधवगढ़ दक्ष का महल। दक्ष अपने कमरे में था। उसके हाथ में वाइन की बोतल थी और वो एक बड़े से फोटो फ्रेम के सामने खड़े होकर वाइन के बोतल को मुंह से लगाकर बड़े बड़े घूंट पी रहा था। दक्ष अपने आंखों में जुनून लिए बहुत दीवानगी से उस फ्रेम से बातें कर रहा था। आपने ऐसा क्यों किया ध्रुति? हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप क्यों उस सन की इंसान के पास चली गई?
वो आपके लायक नहीं है ध्रुव, प्लीज लौट आओ, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। वो फोटो ध्रुति की थी जिसमें वो किसी पेशेंट को चेक कर रही थी और उसके बालों की एक लट उसके गालों को चूम रही थी। दक उस बालों की लट पर अपने हाथ के एक उंगली से सहलाते हुए बोला, क्या कहा आपने? आप नहीं आ सकती? ठीक है फिर, हम आपको लेने आएंगे, ठीक है, वो भी बहुत जल्द। इतना बोल वो वाइन पीते हुए गाना गुनगुनाता है, तुम मेरी हो, ओ तुम मेरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट एपिसोड में। थैंक अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के अगले एपिसोड पब्लिश होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।